हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। In the last two chapters, we studied the fundamental rights guaranteed by our Constitution. We learned what rights Indian citizens enjoy. We also learned that our rights have judicial protection. लास्ट के जो दो चैप्टर्स थे उस पे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। हमने ये जाना कि एक सिटीज़न कौन कौन से राइट्स एंजॉय करते हैं और हमने ये भी जाना कि इन राइट्स को किस तरह से जुडिशरी का प्रोटेक्शन मिलता है। वी understood the importance of fundamental rights in our individual and public lives. With this background, we shall now understand what the directive principles of state policy are. और इसके साथ हमने ये भी जाना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी जो पब्लिक लाइफ होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब इसी बैकग्राउंड के साथ हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम ही मे बी आपने सुना होगा। Fundamental rights puts restriction on the power of government. A few such restrictions upon the state are listed below. हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिलती हैं ये राइट्स हमें इसलिए मिल पाती हैं क्योंकि इन राइट्स के कारण जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट के ऊपर लगते हैं वो हैं स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंड अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और सेक्स। स्टेट है, मैंने अगेन बताया यहाँ जब जब स्टेट की बात करते हैं तो कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करते हैं, ये पूरी कंट्री की बात करते हैं। और कंट्री में काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, किसी भी सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और सेक्स। ये मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी में भी पढ़ाया था। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनीबडी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है कि स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकती है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ इसका मतलब होता है कि जब लॉ की बात आती है, जब कानून की बात आती है तो सब इक्वल है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल सिटीज़न है, कॉमन सिटीज़न है तो उसे किसी क्राइम के लिए सज़ा होगी और यदि सेम क्राइम कोई मिनिस्टर करता है तो उसे सज़ा नहीं होगी। नहीं, हमारे लॉ के सामने बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल, सब इक्वल है। एंड सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और दूसरा है कि लॉ की तरफ से सबको सेम प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को प्रोटेक्शन मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है, नहीं, हर किसी के पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, हर कोई कोर्ट जा सकता है और अपने राइट्स का प्रोटेक्शन मांग सकता है। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी आदमी से उसकी लाइफ नहीं छीनी जा सकती। हम किसी भी आदमी से उसके जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। इवन मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास भी ये हक नहीं है कि हम अपनी लाइफ ले लें। मतलब हम खुद की लाइफ भी नहीं ले सकते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, यदि वो ना मरे, मतलब सपोज़ किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो नहीं मरा, वो सेव हो गया, बच गया, देन ही हैज़ ऑल्सो डन अ क्राइम। उसने तब भी क्राइम किया है। एंड इवन हमारी कंट्री में इतना तक है कि यदि कोई ब्रेन डेड हो चुका है, कोई हॉस्पिटलाइज है, मे बी 6 महीने से हॉस्पिटलाइज है एंड उसकी सांसें चल रही है बट ब्रेन डेड है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, वो वेंटिलेटर पे है एंड वो कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसे नहीं मार सकते। ना कोई डॉक्टर उसकी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा सकता है, ना कोई फैमिली मेम्बर ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये करना भी क्राइम होगा। बिकॉज हमारे पास
राइट टू लाइफ है, और हमारी लाइफ चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, हम अपनी लाइफ नहीं ले सकते हैं। स्टेट शेल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्सेस। स्टेट के पास कोई हक नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई भी टैक्स वो इम्पोज करे। ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट अबाउट व्हाट पॉलिसीज इट शुड undertake. This is in the nature of giving directive or guidelines about how to achieve the goal expressed in the preamble. Hence, they are called as directive principles of state policy. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है स्टेट को कि जो भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें कैसे बनानी है। कुछ गाइडलाइंस या कुछ कह सकते हैं डायरेक्टिव्स दी गई हैं कि किस तरीके से हमारी जो प्रियम्बल में गोल्स दिए गए हुए हैं, सॉवरेनिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट, एवरीथिंग, तो ये सारे गोल्स किस तरीके से एक गवर्नमेंट को पूरे करने हैं। एक मतलब एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये फॉलो करके ही आपको ये गोल पूरा करना है, आप मनमर्जी नहीं कर सकते हो। तो ये हम जिस डायरेक्टिव्स या जिस गाइडलाइन की बात कर रहे हैं इसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका नॉर्मल मीनिंग होता है कि स्टेट की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो ये है कि ये कंपलसरी नहीं होते। ये डिपेंड करते हैं उस गवर्नमेंट पे कि वो फॉलो करना चाहती है कि नहीं। यदि वो फॉलो नहीं भी करेगी तो कोई भी आप जुडिशियल एक्शन नहीं ले सकते कि देखो ये गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं फॉलो कर रही है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब? यदि उन पे कोई फोर्स नहीं है तो वो क्यों फॉलो करेंगे? वो फॉलो इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें रखा ही वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए गया है। यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए वो लोग फॉलो करते हैं। वाई वर द डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड? अब क्वेश्चन आता है कि क्यों डायरेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। When India won independence, we faced a great challenge of establishing order and carrying out smooth administration. हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया था 1947 में, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर लाया जाए, किस तरीके से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली बिल्कुल आराम से चलाया जाए। Eradication of poverty, backwardness and illiteracy has had to be urgently pursued. The task of nation building had to be undertaken. हमारे देश के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले पॉवर्टी को हटाया जाए। हमारी कंट्री में कुछ ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल थे जो बैकवर्ड थे, तो उनकी जो बैकवर्डनेस है वो हटाई जाए, इलिटरेसी हटाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एजुकेट किया जाए। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, और हमारा जो नेशन था उसे बिल्ड करने की ज़रूरत थी। ऐसा टास्क करना था जिससे नेशन ग्रो करे, डेवलप करे। For this, new policies has to be drawn up and their implementation had to be undertaken. और इसके लिए ये ज़रूरी था कि नई पॉलिसीज़ को बनाया जाए और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम भी किया जाए। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ किसके ऊपर थी? गवर्नमेंट के ऊपर थी। The goal of people's welfare had to be achieved. In short, India had to be transformed into अ डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिंग नेशन। ये भी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की कि लोगों का जो वेलफेयर है वो किया जाए, क्योंकि इतने टाइम तक ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे और वो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते थे। दे वर वेरी सेल्फिश एंड दे जस्ट केम टू रूल आवर कंट्री। तो उनको हमारे वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। तो गोल था कि जिन लोगों के साथ इतना टॉर्चर हुआ है, जिन लोगों ने इतना कुछ सहा है, आज उनकी गवर्नमेंट उनका वेलफेयर करे। और इन शॉर्ट हमारी कंट्री में को ट्रांसफॉर्म करना था, हमारी कंट्री में चेंजेस लेकर आने थे। कैसे चेंजेस लेकर आने थे? जिससे हमारी कंट्री डेवलप करे। पहले जो हमारी कंट्री थी इतनी गरीब हो चुकी थी कि हम लोग अंडर डेवलप्ड में आते थे, पर अब हम आते हैं
डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो उस समय गोल था कि हमारी कंट्री को कम से कम डेवलपिंग कंट्री में लाना है, जो धीरे धीरे डेवलप होती रहे, और एक प्रोग्रेसिव नेशन में जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहे। The Constitution has specified the subjects to which union and state government should give priority in their policies for people's welfare through the directive principles of state policy. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकती है? थ्रू वेरियस पॉलिसीज़, और वो पॉलिसीज़ होगी लोगों की वेलफेयर के लिए। और वो सारी पॉलिसीज़ कैसे वो लोग फुलफिल करेंगे? बाय फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Each directive contains a subject for the state policy. The makers of the Indian Constitution had realized that it would require a lot of resources if all these policies were to be implemented at the same time. जितने भी डायरेक्टिव्स दिए हुए थे स्टेट के लिए, वो सारे फुलफिल करने ज़रूरी थे, वो सारे स्टेट को मानने ज़रूरी थे। जो भी मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमारी कंट्री की कंडीशन इंडिपेंडेंस के समय बहुत ही ख़राब थी। मतलब हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके थे, और उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास कि हर गोल को पूरा कर पाएँ, हर आदमी का वेलफेयर कर पाएँ। तो उस समय मतलब एक टाइम में इतना सारा वेलफेयर का वर्क करना, इतनी सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल था। दैट इज़ द रीज़न वाई दे डिड नॉट मेक द डायरेक्टिव्स बाइंडिंग अपॉन द स्टेट लाइक द फंडामेंटल राइट्स. They expected that states should implement them slowly and steadily. और यही रीजंस था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंपलसरी नहीं बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं बनाया गया कि स्टेट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि वो लोग ऐसा कर देते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंपलसरी बना देते, तो इससे क्या होता कि उसी समय स्टेट को जितनी भी नीड है लोगों की, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं अलग अलग, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारे पूरे करने पड़ते। और इतने तो रिसोर्सेज ही नहीं थे कंट्री के पास। इसीलिए मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि स्टेट पे कोई हम कंपल्शन नहीं लगाते हैं, ये स्टेट के ऊपर है, धीरे धीरे आराम से लोगों का वेलफेयर करे, लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स निकाले, कंट्री का डेवलपमेंट करे। जैसे जैसे कंट्री के पास मनी आता जाएगा, रिसोर्सेज आते जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सारे तो नहीं दिए होंगे पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ दिए हुए हैं। द स्टेट शुड सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिक्योर करे कि हर आदमी को लाइवलीहुड मिले। और कैसे मिले? एडिक्वेट, मतलब जितनी उसे ज़रूरत है उतनी लाइवलीहुड मिले। मतलब हर आदमी के पास जीने का ज़रिया हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फूड हो, शेल्टर हो, क्लॉथिंग हो, और आजकल की बेसिक नीड्स में और भी चीज़ें आती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। तो ये सारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है या मॉनेटरी टर्म्स पे वो लोग ठीक है, तो उनकी तो नहीं, बट हाँ ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है या जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, माइनॉरिटी है, उनकी हेल्प करें। द स्टेट शुड सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेन हो या वुमेन हो, यदि वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उन्हें इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं मेन को ज़्यादा मिल रही है, वुमेन को कम मिल रही है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मेन को ज़्यादा मिलती थी और वुमेन को सैलरी बहुत कम मिलती थी। द स्टेट शुड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी थी कि जितनी भी पब्लिक है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। मतलब अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो। इससे मतलब बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे
ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्रिएशन करे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में ठीक हो सके, या क्लिनिक्स बनाए. The state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. Next, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की वो ये होती है कि एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करे, साथ ही साथ इम्प्रूव भी करें, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करें. इसीलिए हमारे कंट्री में बहुत सारे रूल्स हैं. जैसे आप परमिशन के बिना पेड़ नहीं काट सकते, ना आप किसी जानवर को मार सकते हो, और कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है कि आपने मारा तो आपको इतने साल जेल होगी ही. और आप खुद सोचिए, सलमान खान का केस आप सब जानते होंगे, आप सबने सुना होगा. उन्होंने एक डियर की ही ब्रीड होती है बग, उसे मारा था. तो आज तक उन पे वो केस चल रहा है. तो कितना स्ट्रिक्ट है हमारी गवर्नमेंट एनिमल्स एंड जितने भी वहाँ पे फॉरेस्ट के लिविंग थिंग्स हैं उनको लेकर. द स्टेट शेल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस. ये भी स्टेट की ही जिम्मेदारी होती है कि जितने भी हमारे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, जो हिस्टोरिक इंटरेस्ट है और नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं. नेशनल इम्पोर्टेंस क्योंकि हम अपनी कंट्री को कहीं ना कहीं अपने मॉन्यूमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इस वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स हैं उसमें हमारा ताजमहल आता है. तो आप खुद सोचिए, हम पूरी दुनिया में अपने ताजमहल के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में डाला गया है, और उसमें हमारा ताजमहल है. तो कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री में मॉन्यूमेंट्स की, और नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी है. तो इसीलिए स्टेट का काम होता है कि इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करे. द स्टेट शेल promote with special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people, especially the scheduled caste and tribes. ये भी स्टेट का काम होता है कि स्पेशल केयर दे किन चीज़ों को, कि जो भी वीकर सेक्शंस हैं उन्हें एजुकेशन मिले, साथ ही साथ उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उन्हें मनी में हेल्प, मतलब इनकम के सोर्सेज प्रोवाइड करे. कैसे करेगी? उन्हें डायरेक्टली तो जाके पैसे नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे? उन्हें खाने की चीज़ें सस्ते में देंगे, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे. इस तरीके से उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करेंगे. स्पेशली जो बैकवर्ड क्लासेस है जैसे शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, उनकी हेल्प की जाएगी. द स्टेट शेल ऑफर public assistance to citizens in cases of unemployment, old age and sickness. ये भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को पब्लिक असिस्टेंस पहुंचाया जाए. किन सिटीजन्स को पहुंचाया जाए? जिनके पास नौकरी नहीं है, या जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, या जो बहुत ज़्यादा ही बीमार हैं, उन्हें असिस्टेंस दी जाए. द स्टेट शेल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री. और ये भी स्टेट का काम होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो. वैसे हमारे कंट्री में कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं इम्प्लीमेंटेड है. ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, बट जहाँ मैरिजेस की बात आ जाती है और बहुत सारी कल्चरल सेरेमनीज़ की बात आ जाती है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है हमारी कंट्री में. अलग अलग रिलीजन्स अपने अपने कोड्स फॉलो करते हैं, बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों में हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड है. इसलिए है कि सबको एक ही लॉ मानना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि हर रिलीजन अपना लॉ बना लेगा और वो फॉलो करने लग जाएगा. नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे मैरिज हो गई, डेथ हो गई, कि आपको डेथ सेरेमनी कैसे रखनी है, ये सब चीज़ें छोड़कर बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि खुद के लॉज चलते हैं. सबको गवर्नमेंट के जो भी लॉ हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, वो मानने पड़ते हैं. Directive principles of state policy and fundamental rights are the two sides of the same coin. Due to fundamental rights, citizens get the most needed liberty, while directive principles of state policy create an atmosphere conducive to the growth of democracy. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स दो
साइड्स हैं एक कॉइन के। कैसे हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के कारण ही सारे सिटीजन्स को लिबर्टी मिलती है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा सबको सबकी फंडामेंटल राइट्स मिले, हमारी डेमोक्रेसी ग्रो करे और सबको सबकी फंडामेंटल राइट्स मिले। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंटर रिलेटेड है, कि ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन दो we cannot go to the courts if a directive is not implemented by the government. We can put pressure on the government in various ways to make a policy in order to meet these goals. भले ही यदि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं फॉलो कर रही हैं, तो हम कोर्ट तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा ये कंपल्शन नहीं होता है कि कोर्ट जा सके। लेकिन आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हो, प्रेशर बना सकते हो कि हमारी जो भी राइट्स हैं हमें दो, भले ही आपको आपके डायरेक्टिव्स मानने पड़े तो मानने पड़े, लेकिन आप हमें हमारे राइट्स दो। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हो अपने राइट्स के लिए, या कुछ स्पेसिफिक जैसे एनवायरनमेंट जैसी चीज़ें हो गई, इन सारी चीज़ों में, या फिर हमें असिस्टेंस दो, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ दो, हमें मॉनेटरी हेल्प करो, फाइनेंशियल हेल्प करो, हमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दो, आप उन पे फोर्स बना सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं, स्ट्राइक होता है, मार्च निकाली जाती है, इस तरीके से गवर्नमेंट पे फोर्स बनाया जाता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ लेक्चर नंबर 2 पे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।